चैप्टर 2 की बैकअप क्लास का लास्ट सेशन आज, और कल हमने कर लिया था कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था। कैपेसिटर क्या है? एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें चार्ज स्टोर होता है और आपकी एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। ये दो बातें करी हमने। फिर हमने देखा कि हमारे सिलेबस में जो फेमस कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो सामने कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके ऊपर चार्ज किसी मैकेनिज्म के थ्रू बेसिकली एक बैटरी को ज्वाइन करके हम चार्ज लाते हैं, उसके ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ये हमने कर लिया। कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला निकल के आया था AE0/D, जाने इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की ज्योमेट्री कैसी है उसके ऊपर उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करेगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो पार्ट हैं इसमें, सीरीज पैरेलल। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगाया था, यहाँ पे आप कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे। पहले मान लेते हैं पैरेलल वाला केस। पैरेलल में आपके दो कैपेसिटर्स हैं। लेट से आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं, ये आपका V है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। क्या दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा? सेम रहेगा आपका। पैरेलल में एक खास बात यही है, क्या V इज सेम ऑन बोथ कैपेसिटर्स। अगर V सेम है, आपको क्या करना है इसमें पैरेलल में, इसके इक्विवेलेंट एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपका एक ही कैपेसिटर हो, उसी बैटरी से कनेक्टेड हो और टोटल चार्ज प्लेट पे उतना हो जितना कि उन दोनों पे था। लेट से यहाँ पे चार्ज Q1 स्टोर था, यहाँ पे Q2, बेसिकली प्लस Q1 माइनस Q1 और माइनस Q2। ये चार्ज इस बैटरी ने यहाँ से निकाल के यहाँ जमा किया इस तरीके से, यहाँ घट गया वहाँ बढ़ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेम बैटरी लगाई है, आपके दो कैपेसिटर्स की जगह एक लगाना है और उसके ऊपर चार्ज स्टोर कितना करना है, जितना उन दोनों पे मिला के था, Q = Q1 + Q2। तो मैं किस कैपेसिटेंस की बैटरी लगाऊं, किस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाऊं, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या कल आपने फॉर्मूला देखा C = Q/V होता है। तो यहां पे अगर मैं Q1 निकालना चाहूं तो Q1 विल बी C1V। अगर Q2 निकालना चाहूं C2V। यहाँ पे देखें, यहाँ पे Q निकालना चाहूँ तो Q = C इक्विवेलेंट, इसको बोल दो आप C इक्विवेलेंट = Q = C इक्विवेलेंट × V। अब आप Q1 + Q2 = Q, दोनों को ऐड करके Q आएगा, तो आप Q = Q1 + Q2 आ जाएगा। Q2 इज, आवाज नहीं करेंगे भाई, C इक्विवेलेंट × V, C1V C2V, V कैंसिल हो जाएगा एंड C इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी C1 + C2। उल्टा हो गया यहाँ पे। ध्यान क्या रखना है कि V सेम रहता है और Q डिफरेंट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में चार्ज अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिकम्स C1 + C2। वहां पे पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 हुआ था, यहाँ पे पैरेलल में सीधा C1 + C2 हो गया है। अब देखते हैं सीरीज में। अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, C1 C2, और लेट से चार्ज यहाँ पे प्लस Q। आप देखें इस केस में क्या होगा, सीरीज में आपका ये बैटरी यहाँ से चार्ज निकालेगी, यहाँ जमा करेगी,
बीच वाला पार्ट आइसोलेटेड है, यहाँ से बैटरी कोई चार्ज नहीं निकाल सकती, तो होगा क्या कि ये यहाँ माइनस क्यू और वहाँ प्लस क्यू। लेकिन आपने देखा था अगर पैरेलल में मैं प्लेट्स रखता हूँ तो अंदर वाली के ऊपर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे आपका बनेगा माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। अंदर वाले पे नेट जीरो रहना चाहिए क्योंकि बाहर से कोई चार्ज नहीं आ सकता। तो आपके यहाँ पे दो कैपेसिटर्स बन गए, कैसे कैसे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों की जगह सिंगल कैपेसिटर लगाना है सेम बैटरी के अक्रॉस और सेम चार्ज स्टोर करना है, सेम चार्ज स्टोर करना है। तो ये C इक्विवेलेंट कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इस केस में आप देखें सीरीज में क्या सेम रह रहा है, सीरीज में चार्ज सेम रह रहा है, चार्ज इस पे भी Q था, इस पे भी Q है, सेम रह रहा है आपका चार्ज। और V इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आप देखें V निकालेंगे आप Q बाय C से, Q सेम है C अलग है, तो आपका अलग होगा। Q इज सेम, V इज डिफरेंट। अब आप देख लें क्या करेंगे इसमें, इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो क्या V1 प्लस V2 का जोड़ V हो जाएगा, V हो जाएगा। तो आप V1 निकाल लें पहले, V1 विल बी इक्वल टू बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला Q बाय C1, V2 विल बी इक्वल टू Q बाय C2, और यहाँ पे आप देखें V इक्वल टू Q बाय C इक्विवेलेंट। फिर आप कहेंगे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 और पुट कर देंगे वैल्यूज, Q बाय C इक्विवेलेंट Q बाय C1, Q बाय C2, Q कैंसिल आउट होगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। चार्ज सेम कैसे था, जब हमने ऐसी शीट्स को अरेंज किया था, हर किसी को चार्ज अलग अलग दिया था, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे बाहर आ गया था टोटल चार्ज का आधा और यहाँ भी आधा, पर यहाँ जो चार्ज आया था Q, इसके सामने वाली प्लेट पे माइनस Q आया था, अपने आप रीअरेंज हो गया था। वाई, टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो, ठीक है, जिसके सामने वाली प्लेट पे हमेशा उसका माइनस ही आएगा। तो आपको इस टॉपिक में एक ही बात ध्यान रखनी है, सीरीज में क्या है, सीरीज में चार्ज सेम है, V डिफरेंट है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और Q डिफरेंट है, और साथ में आपको फाइनल एक्सप्रेशन। ये हो गया तो फिर काम बन जाएगा। डन, रब कर दूं, लेनी है तो होगा। Next is effect of dielectric on capacitance। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैपेसिटर का सबसे ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया प्लस Q माइनस Q से अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले तो ये बता, मृदुल बात नहीं करेंगे, है ना, बात नहीं करें। प्लस Q माइनस Q, आप ये बताएं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैसे करते हैं, बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, बैटरी हटा दी, अब तो प्लस Q माइनस Q बना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताएं पक्का? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव शीट का इस साइड फील्ड रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव शीट का भी इस साइड रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जुड़ के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका था। प्लस क्यू माइनस क्यू के शीट के अंदर ही आपने एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है? जिस साइड फील्ड लगती है यहां पे ये प्लस 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 प्लस, ये आपकी पहले कैपेसिटर प्लेट्स थी, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, बीच में डाइलेक्ट्रिक लेके आए तो उसका अपना चार्ज सेपरेशन होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी उससे घट जाएगी, बाहर से ई नोट लगाई थी अब घट जाएगी। तो जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, आप मान लें कि जो ये वाली चार्ज डेंसिटी थी ये थी सिग्मा, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। जो ये अंदर वाली है ये मान लें सिग्मा पी, पी का मतलब है चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो डाइपोल्स बन गए उसके कारण जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बनी, दैट इज सिग्मा पी। अब जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जितना गैप है एग्जैक्टली उसी लेंथ का है। यहाँ पे मैंने स्पेस दिखाया है क्योंकि मैं चार्ज को दिखाना चाह रहा हूँ, बट ये एग्जैक्टली उसी का है, उतना ही है, उतना ही है। तो क्या मैं इस प्लेट को और इस प्लेट के चार्ज को मर्ज करा दूं तो इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, वहां नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? पक्का? अब ये बताएं क्या ये जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा? जो यहां पे चार्ज आएगा क्या वो बाहर वाले चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा क्या? क्योंकि बाहर वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतने ही आपके डाइपोल्स का चार्ज सेपरेशन होगा। ठीक है ना? तो सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक बात है। अगर सिग्मा पी सिग्मा के प्रोपोर्शनल है और ये सिग्मा ऑलरेडी है ही, तो दिस होल टर्म इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। हाँ जी, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसको सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाय के, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। दोबारा बोल रहा हूं, जो ये चार्ज यहां पे आया वो बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा, बाहर वाला चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये सिग्मा बनेगा, और सिग्मा सिग्मा पी के प्रोपोर्शनल होता है, जितना चार्ज बाहर वाला है अंदर उतना पोलराइज होगा। सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया के, और यहाँ पे के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां लिख रहा हूं के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों? आप देखें, सिग्मा माइनस सिग्मा पी विल ऑलवेज बी लेस देन सिग्मा। तो यहां पे आपको कांस्टेंट लेके आना है और वो नीचे ले आए आप, तो सिग्मा को जब डिवाइड करें किसी नंबर से तो एक से बड़ा होना चाहिए टू मेक सिग्मा लेस देन सिग्मा। ठीक है ना? सक्षम? नहीं समझ में आया? कहां नहीं आया बताओ? पहले आप बताएं, इनफाइनाइट शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? ये पता है, ठीक है। इसके बाद जब आपने फील्ड लगाई, प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण जो फील्ड बनी, उस फील्ड के कारण अंदर डाइपोल्स रीओरिएंट होंगे,
वो चार्ज सेपरेशन होगा। चार्ज सेपरेशन को मैंने मान लिया कि जैसे सारा चार्ज नेगेटिव साइड आ गया, पॉजिटिव साइड आ गया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जम गया है उसको मैंने बोल दिया उसकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा पी। अब दोनों प्लेट्स को मर्ज करा दूं तो नेट, देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव बनाए हैं और यहाँ कम नेगेटिव बनाए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चार्ज सेपरेशन उतना नहीं हो पाता जितना ये वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे ही इस साइड रहता है। कल बताया था आपको कि डाइइलेक्ट्रिक के बाहर से आपने ई नॉट लगाया, अंदर ई लगा, वो ई इससे कम होता है और नेट आपका इस साइड ही रहता है, तो इसलिए ये मैंने नेगेटिव कम दिखाया है। अब इफेक्टिव चार्ज ऑन दिस प्लेट, इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर जब फील्ड लगाते हैं तो उसके अंदर में फील्ड कम हो जाता है। तो बस पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था डाइइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में, अब आपका डाइइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में फील्ड इतना है, कम हो गया है। अब बस मैंने इतना बोला कि ये सिग्मा पी इस सिग्मा पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो ज़्यादा पोलराइज होंगी चीज़ें, ज़्यादा पोलराइज होंगी तो सिग्मा पी ज़्यादा बनेगा। तो सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अगर सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा और ये सिग्मा है ही, तो पूरी चीज़ सिग्मा के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट लेके आया हूँ के। अब सिग्मा में से कुछ घट गया तो ये टर्म सिग्मा से कम थी, तो के को एक से ज़्यादा होना पड़ेगा टू मेक दिस टर्म लेस देन सिग्मा। इस के को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये के से बड़ा होता है। इतनी बात हमने अब तक करी है। ठीक है, तो क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स को मर्ज करी थी, अब मैंने उसको वापस सेपरेट कर दिया है ना। करने का तरीका है बस ये, अब वहाँ पे चार्ज Q है माइनस Q है, पहले भी प्लस Q माइनस Q था, अब भी चार्ज उतना ही है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले वाले केस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ। पहले वाले केस का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बोल दिया एंड इट विल बी E नॉट इंटू डी। बताएं हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था इंटू डिस्टेंस will be potential difference E naught sigma by epsilon naught d, and sigma is nothing but Q upon A epsilon naught into d। जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है? प्लेट के ऊपर चार्ज अपॉन इट्स एरिया, सिग्मा इज Q by A। ठीक बात है, ये आपने V नॉट निकाल लिया। आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? Q by V। तो इस V को आप Q के नीचे ले आओ और बाकी सारी टर्म को एक साइड, तो C इक्वल टू बेसिकली Q बाय V नॉट A E नॉट बाय D, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखूंगा सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस V। जब मैं V लिखूंगा तो मैं लिखूंगा E इंटू डी, E इंटू डी। E इंटू डी, E क्या है? E है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा आपका चार्ज पहले भी प्लस Q था इस प्लेट पे, अब भी प्लस Q है, बाहर से कोई चार्ज नहीं आया। ये चार्ज आपका डाइइलेक्ट्रिक का है, तो प्लेट्स पे तो चार्ज प्लस Q ही है अभी भी। Q बाय ए के बाहर निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट डी। Q बाय V उस साइड ले आओ, बाकी सारा सामान एक साइड, तो Q बाय V ये उस साइड गया, ये ऊपर आ गया के ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक लिखा है। स्टार्टिंग में देखें आप, कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये C डैश हो गया नया डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद, Q बाई V। अब देखें दोनों केसेस में Q और Q सेम था, बट पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया। पोटेंशियल डिफरेंस पहले V नोट था,
अब आपका कम हो गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो E इंटू डी से जो V बनेगा वो कम बनेगा, तो ये V आपका कम हो गया, V नोट के मुकाबले ये कम है, ये कम है तो C डैश बड़ा होगा, उससे C डैश बड़ा होगा। यहाँ पे देखें A E नोट बाई डी इज इक्वल टू C, C इक्वल टू के C। जब भी आप डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज, K इज ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज स्टोर उतना ही था बट पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, तो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे भी उतना ही चार्ज स्टोर कर पा रहा है वो, इसलिए उसकी चार्ज कैपेसिटी बढ़ गई है। नोट डाउन कर लें। हाँ जी, पूछना दोबारा। डन। हाँ जी, नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आपको बताया कि चार्ज स्टोर होता है और एनर्जी स्टोर होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। स्टार्टिंग में मान लें कि आपका जीरो चार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर है, और आपको जाना कहाँ है? आपको उसके ऊपर प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट चार्ज डिपॉजिट करना है, इतना चार्ज लेके आना है। तो आप मान लें किसी टाइम पर इंटरमीडिएट स्टेप पे चार्ज Q आ गया, माइनस Q आ गया, ग्रेजुअली आप चार्ज स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद प्लस Q प्लस डी क्यू माइनस Q माइनस डी क्यू, कितना चार्ज आ गया? जीरो से यहां आए, ये हल्का सा एक इंटरमीडिएट स्टेप और दिखाया, ऐसे आप चार्ज ऐड करते करते यहां तक पहुंचना है आपको, ठीक है। अब देखें ध्यान से, हालांकि जो ये चार्ज डिपॉजिट करवा रहा है वो बैटरी है, बैटरी वहां से एक साइड से चार्ज निकाल रही है और यहां लेके आ रही है। बट यदि मैं ऐसा सोचूं कि ये चार्ज मैन्युअली मैं निकाल के यहां से यहां ला रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने चार्ज निकाला तो यहां चार्ज घट जाएगा और यहां बढ़ जाएगा, तो यहां माइनस Q घट चुका है, यहां बढ़ चुका है। अब इस स्टेप से इस स्टेप में आने में मैंने वहां से यहां से माइनस डी क्यू और निकाला और यहां जोड़ दिया, तो माइनस Q में से माइनस डी क्यू और घट जाएगा और यहां ऐड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इस स्टेप से इस स्टेप पे आने पे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, आप खुद सोचें। अगर मैं यहां, ये स्टेज है आपकी, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा और मैं यहां से चार्ज निकाल के और यहां तक लेके आऊंगा, तो मुझे फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे आने का अगर dW निकाल लूं, वर्क डन निकाल लूं, और फिर ऐसे सारे छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड कर दूं, तो नेट वर्क डन आ जाएगा टू मेक अरेंजमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। यहां से यहां तक पहुंचने में जितना काम किया वही आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस स्टेप से
इस स्टेप पे आने का dw निकालना है। जब भी आप वर्क डन निकालते हैं तो फोर्स इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अगर मैं dq चार्ज को लेके आऊंगा इस साइड तो मेरे को फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE फोर्स होता है। मुझे dq चार्ज लेके आना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये आपका E हो गया, Q आपका dq है, तो फोर्स विल बी QA E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dq। दिस इज फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है? आपके कैपेसिटर का डिस्टेंस d होता है और प्लेट्स का एरिया a होता है। तो ये आपका फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट d ही रहेगा। तो वेरिएबल क्या है? q, dw dA E नॉट q dq dw। आपको ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करना है टू फाइंड आउट कंप्लीट वर्क डन। दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dA E नॉट q dq, और q की लिमिट क्या है? 0 टू q नॉट। तो इट विल बी dA E नॉट q स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू q नॉट dA E नॉट q नॉट स्क्वायर बाय 2। और ये वाला टर्म आप ध्यान से देखें, A E नॉट बाय D क्या होता है? C होता है। तो वर्क डन विल बी q नॉट स्क्वायर बाय 2c। और जितना वर्क डन करना पड़ा वही आपकी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, q नॉट स्क्वायर बाय 2c। अगर q नॉट को मैं लिखूं, q नॉट कैन ऑल्सो बी रिटन एज c इंटू v। c कैपेसिटेंस, v पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा q नॉट स्क्वायर की जगह c स्क्वायर v स्क्वायर, तो बन जाएगा हाफ। ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गई। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यहां पे अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है E इक्वल टू Q बाय A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q नॉट इज E A E नॉट। तो आप यहां पुट करके देखें एक बार, U इक्वल टू E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, साथ में नीचे 2c मीन्स 2 A E नॉट बाय D। A कटेगा, E नॉट कटेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। A इंटू डी जो है वो आपके कैपेसिटर की वॉल्यूम है, एरिया, और D उसकी लेंथ। A इंटू डी इज वॉल्यूम। उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इट विल बी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं U है U बाय V कर दूं, V नहीं AD कर दें आप, U बाय AD इज स्मॉल u and it is energy stored per unit वॉल्यूम। तो ये हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
तो बेसिकली U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूले हो गए बल्कि, एक ये और एक ये। डन। हाँ जी, तो मैक्सिमम पार्ट हमारा हो गया है। एक आध स्पेशल टॉपिक है वो कर लेते हैं। एक आपका आता है इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर। एक आपका कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस r है, इसके ऊपर आपने चार्ज q इंसर्ट कर दिया है, चार्ज q इज इंसर्टेड। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो दिस चार्ज विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस। क्यों? अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये चार्ज इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा करने पे उसके अंदर फील्ड जीरो हो जाएगी। तो कंडक्टर का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। तो अगर आप चार्ज पूरा सरफेस पे आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये वही वाला केस बन जाएगा जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 में था। क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज होलो शेल के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो चार्ज आपका उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये बताएं, जो ये चार्ज यहाँ पर आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस चार्ज के कारण इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो? जीरो नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम है। पोटेंशियल सेम है तो आप क्या करेंगे इस केस में? बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सक्षम, अगर आपको ये चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर और आपको निकालना है पोटेंशियल एट सरफेस, तो आप क्या करेंगे? ये पता लग गया कि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, तो अंदर आपका पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। क्यों बताएं? हाँ, क्योंकि डेल्टा V जीरो करना है। डेल्टा V इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एक यूनिट चार्ज को आपको ले जाने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, डेल्टा V जीरो रहेगा। तो डेल्टा V इज सेम थ्रू आउट इनसाइड द कंडक्टर। तो सेंटर पे भी उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे रहेगा। तो क्या मैं सेंटर पे निकाल लूँ? सेंटर पे निकालना आसान है। कैसे? सारा चार्ज सेंटर से r दूरी पे रखा है। एक r दूरी पे रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ/r। तो सिंपली आप लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएं, इन्फिनिटी पे आपका चार्ज कितना होगा? चार्ज नहीं, सॉरी, पोटेंशियल कितना होगा? इस चार्ज के कारण इन्फिनिटी पे कितना होगा? r बहुत बड़ा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इट विल ऑलमोस्ट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर है नहीं, बाहर है, ऐसे। तो जैसे आपने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे थे, उसके अंदर क्या था? आपके प्लेट के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो एनर्जी स्टोर थी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। यहाँ पे आप इसके सरफेस को
एक प्लेट मान लें और इन्फिनिटी पे दूसरी प्लेट मान लें। दोनों प्लेट्स के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एनर्जी स्टोर है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके अक्रॉस, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाई आर, चार्ज स्टोर्ड क्यू। तो जो कैपेसिटेंस होता है इट इज चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज स्टोर्ड इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज के क्यू बाय आर। तो K will be 1/4 pi epsilon naught. Capacitance of a spherical capacitor will be 4 pi epsilon naught R. ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्या करें? हाँ यस निकाल सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है यहाँ से यहाँ तक का, TDR करके इंटीग्रेट कर दो, बात बन जाएगी, सेम आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। conducting sheets, charge distribution on conducting sheets। लेट से आपको 3 पैरेलल शीट्स दे दी गई हैं कंडक्टिंग में, उनके ऊपर चार्ज मान लें Q1, Q2 और Q3 आपने इंसर्ट किया है। दिस चार्ज हैज बीन इंसर्टेड ऑन दीज पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब ये चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, चलो। लेट से यहाँ पे चार्ज आपका 2 कूलम्ब है, यहाँ पे 3 कूलम्ब है और यहाँ पे 1 कूलम्ब है। आपका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होना है, तो यहाँ मान लें आपका चार्ज Q आ गया, तो इस साइड 2 माइनस Q आएगा, 2 माइनस Q आएगा। मुझे बस एक काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो रहना चाहिए। यहाँ पे जीरो कैसे रहेगा? इस चार्ज के कारण आप दोनों को मान लें, दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है और ये Q भी 1 से छोटा, 2 से छोटा है, तो दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज will be this side and electric field from this will be this side। ये 3Q है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस साइड, और वो 1Q है उसका भी इस साइड रहेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। चारों का नेट जीरो होना चाहिए। देखते हैं, तो पहले वाले चार्ज का, इसका बस साइड है, बाकी सबका इस साइड है, तो Q अपॉन A क्या बन गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ध्यान क्या रखना है, एक शीट के ऊपर चार्ज Q है, एरिया A है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी Q बाय A, सिग्मा बन गया, और 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर 1 से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज दिस। बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो सबका मैग्नीट्यूड जोड़ के मैं इसकी इक्वेट कर दूं टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये आपका हो गया 2 माइनस Q। अब नीचे वाला टर्म सबका सेम रहने वाला है ना, क्योंकि एरिया सेम है और सेम बनेगा, तो सब जगह ये सेम रहेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं,
ये हटा देता हूँ, कॉमन है ना, कट गया सब में, कट गया। तो आप इसको ऐड कर लें, कितना हो जाएगा, Q 2 माइनस Q, अच्छा वो 2Q 3Q नहीं है बल्कि कूलम लिख लो आप उसको। यहाँ पे आपने यदि 2 कूलम माना है तो यहाँ पे आप तो ये आपका कितना हो गया 3 कट गया, तो ये आपका 2 माइनस Q प्लस 3 प्लस 1, ये Q साइड आएगा 2Q, 3 2 5 और 1 6, तो Q इक्वल टू 3, Q आपका 3 आ गया और वहां पे कितना आ गया -1। क्लियर है? हमने क्या किया है, चार्जेस इंसर्ट किए हैं, बट वो चार्ज आपके दोनों साइड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्यों? टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। तो आपका चार्ज आ गया इस पे और इस पे। अब बताएं आप, अगर मुझे इसके अंदर 0 करना है तो आप सिमिलरली यहां पे मानेंगे क्या, Q मान लिया, 3 माइनस Q मान लिया, ये 2 का फील्ड इस साइड बनेगा, इसका फील्ड इस साइड बनेगा, इसका फील्ड इस साइड और उसका इस साइड। आप सेम प्रोसेस लगाएं और निकालें एक बार Q अब क्या आएगा, किसका, इस 2 का और इस Q का इस साइड बनेगा। तो आपको पता है नीचे वाला टर्म तो कटना है, सीधा चार्ज जुड़ना है, तो आप सीधा चार्ज जोड़ेंगे तो 2 प्लस Q इक्वल टू 3 माइनस Q प्लस 1। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो यहां मैं कर दूं सीधा 2 प्लस Q 3 माइनस Q प्लस 1, 2 प्लस Q 4 माइनस Q, इस साइड आएगा 2Q 2 Q इक्वल टू प्लस 1, Q प्लस 1 आ गया और ये कितना आ जाएगा प्लस 2। अब यहां का Q निकालें, कैसे सोल्व किया है, -2 आएगा और बाहर का 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखें इसकी शॉर्ट ट्रिक, अगर चार्ज Q1 Q2 Q3 दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दें, आधा कर दें, 2 और 3 5 और 1 6, जोड़ दिया, आधा कर दिया, 3 आ गया। तो जो आधा करने पे आया 3 इस साइड लगाओ, 3 इस साइड लगाओ। उसके बाद यहाँ पे टोटल चार्ज 2 रहना है, 2 रहना है, तो 3 इस साइड आएगा तो -1 आएगा, -1 आ गया। यहाँ जो आया उसका अपोजिट साइन लगा के यहाँ लगा दो, -1 का +1, यहाँ पूरा 3 था +1 यहाँ आ गया तो यहाँ +2 आएगा, तो उसका -2। बाहर की तरफ आधा आधा और अंदर फिर अंदर वाली पे प्लस माइनस ऐसे रहेगा। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग शीट्स है, नोट डाउन कर लें। हाँ खत्म हो गया लगभग, एक आध टॉपिक और है, आपका मन है तो ठीक है, नहीं मेरी तरफ से भी खत्म है, बहुत हो गया। ठीक है, इतना ही करते हैं। इस चैप्टर को आप एक बार ये वीडियो दोबारा देख लें, 3 वीडियोस हैं, अगर डाउट आए तो पूछ सकते हैं, साथ के साथ तैयार कर लें। आप ये ना समझे कि बहुत फास्ट कराया है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कराए हैं, बस हाँ इस पर सवाल नहीं कराए, ये बात अलग है। तो वीडियो देख के जल्दी से अपने डाउट्स लेके चैप्टर को पैकअप करें। थैंक यू।